आगाज में अहम खबर। सिंध हुकूमत ने खिलाफे ज़ाब्ता रिहायशी तामीरात को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने का फैसला कर लिया। रिहायशी यूनिट्स को एक बार फिर रेगुलराइज करने के लिए ऑर्डिनेंस लाया जाएगा। ज़राए का यह भी कहना है कि मुजव्वज़ा ऑर्डिनेंस में कसीरुल मंजिला रिहायशी इमारतों को बाद शराइत और जुर्माने के साथ रेगुलराइज किया जाएगा। इसी बारे में मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, ये सब कुछ कैसे किया जाएगा और इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? जी किरण, सिंध हुकूमत ने एक आर्डिनेंस बनाने पर काम शुरू किया है। आर्डिनेंस के तहत वो इमारतें जो खिलाफ ज़ाब्ता बनाई गई हैं, जिनमें इरेगुलरिटीज हैं, गैर कानूनी तरीके से उनकी इजाजतनामे लिए गए हैं या फिर उनमें जो ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी की गई है, उनको रेगुलाइज करने के लिए एक आर्डिनेंस बनाया जाएगा। जो आर्डिनेंस वज़ीर-ए-आला सिंध गवर्नर सिंध को भेजेंगे। इस वक्त जो आबाद समेत दीगर जो कराची में रहायशी मंसूबों पर काम करने वाली तंजीमें हैं, उनके प्रेशर और जो आवाम जो बेदखल हो रही है घरों से, उनको देखते हुए ये फैसला किया गया है कि ये आर्डिनेंस तैयार करके ये नाफिज किया जाएगा। जिसके बाद वज़ीर-ए-आला सिंध जो है उन्होंने ये तजवीज़ दी है कि जिन लोगों ने सारी जिंदगी की जमा पूंजी इन प्लाजाओं पर, इन अपार्टमेंट पर लगाई है, उनको नुकसान से बचाया जाए। तो ये आर्डिनेंस कुछ ही हफ्तों में मंजूर किया जाएगा, जिसके बाद ऐसी इमारतें जिन्हें अदालत की जानिब से या जिन्हें गिराने का हुक्म दिया गया है या जिनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म है, वो वक्ती तौर पर रुक जाएंगी। आर्डिनेंस की मंजूरी तक तो जो कार्रवाइयां हैं वो जारी रहेंगी, लेकिन इस आर्डिनेंस के मंजूर होने के बाद इन जो ज़ाब्ता है के खिलाफ ज़ाब्ता जो इमारतें बनाई गई हैं या जो घर बनाए गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई रोक दी जाएगी। संजय, साथ रहिए हमारे। इस मामले को सूबाई हुकूमत कैसे देख रही है, ये जानना जरूरी है। इस मामले में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि जहां पर भी लोगों ने पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगा दी, उसको रेगुलराइज करने पर अब गौर कर रहे हैं। अगर बिल्डर की गलती होगी तो उसको सजा देंगे। अगर ऐसी गलती है जो दुरुस्त हो सकती है तो फिर उस पर नजर सानी भी हो सकती है। इस सिलसिले में कमीशन बनाएंगे। जहाँ पे लोगों की इन्वेस्टमेंट्स ख़राब हो रही हैं, जहाँ पे लोगों ने अपनी जमा पूंजी जो सारी उम्र की थी वो उसके एवज़ अगर कोई प्रॉपर्टी ली है और उसमें कोई रेगुलरिटी है और ऐसी रेगुलरिटी है जो कि दुरुस्त हो सकती है। अगर बिल्डर की गलती है, किसी अफसर की गलती है तो उसको सज़ा दे के, बिल्डर की गलती है तो उससे पेनल्टी लेके अगर वो दुरुस्त हो सकती है, तो काबीना इस पर गौर कर रही है कि हम एक कानून बनाएं। और हमारे अभी इनिशियल स्टेजेस में है, उस पर गौर हम ये भी कर रहे हैं कि वो एक कमीशन बनाया जाए जो ये देखे और उस कमीशन का सरबराह कोई रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज हो। तो वजीर आला सिंध ये कह रहे हैं कि जहां पर मामले को दुरुस्त किया जा सकता है, लोगों की जमा पूंजी को बचाया जा सकता है, जरूर बचाया जाएगा। और अगर जहन में रखा जाए महज नस्ला कोई, तो वहां गलती बुनियादी तौर पर थी किसकी? जो वहां के मकीन थे, जो अलॉटीज थे, उनको देखा जाए या फिर बिल्डर को पकड़ा जाए? ये चाहते हैं वजीर आला सिंध के इस मामले को देखा जाए, इसकी रोशनी में कुछ फैसले किए जाए, लोगों की जो जमा पूंजी उसको बचाया जा सके। जहां लोगों ने पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगा दी, उसको रेगुलराइज करने का मामला अभी जेरे गौर है। अगर बिल्डर की गलती होगी तो उसको सजा देंगे, वजीर आला सिंध ऐसा कह रहे हैं। और इसी के साथ साथ सिंध के वजीर सईद गनी भी ये कहते हैं कि पंजाब हुकूमत ने 6000 से ज़ायद सोसाइटीज को रेगुलराइज करने के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया। ये पैमाना दीगर सूबों के लिए क्यों नहीं? सरकारी जमीन पर बने घरों को रेगुलर करने की इजाजत होनी चाहिए और मुतासरीन की तादाद लाखों में हो तो हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें बचाए। पंजाब हुकूमत ने अभी कुछ महीने पहले एक ऑर्डिनेंस जारी किया है। उसके जरिए वो 6000 से जायद जो इर्रेगुलर सोसाइटीज़ हैं पंजाब में, उनको रेगुलर करने जा रहे हैं। उसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में कमीशन बना दिया है। अब अगर पंजाब हुकूमत ने यह किया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं, तो यही पैमाना बाकी सूबा सिंध के लोगों के लिए क्यों नहीं है? सिंध हुकूमत ये चाहती है कि वो लोग जिनकी जो ऐसी बिल्डिंग्स में रहते हैं जहाँ कोई ना कोई कानून की वायलेशन हो गई है, वो घर जो किसी एमिनिटी प्लॉट पर बना दिए गए, एमक्यू ने बनवाए हैं सारे कब्जे करके, वो बना दिए गए हैं, या किसी सरकारी ज़मीन के ऊपर कोई पुरानी आबादी बस गई है, हमें उनको रेगुलर करने की इजाज़त होनी चाहिए। अब ये भी बता दें कि 24 घंटे ऑपरेशन का ड्रामा, मगर अंधेरा खत्म करने के लिए कोई इंतजाम नहीं। बात हो रही है नस्ला टावर की, जहां मगरिब के बाद मजदूर दिखावे के लिए हथौड़े चला रहे हैं। मगर कब तक, ये सवाल है। इसी पर बात होगी समा के नुमाइंदे सलमान अहमद से।
सलमान, सामान ऊपर रखा है, नीचे हथौड़े चल रहे हैं, दिन खत्म हो गया तो शाम के लिए सिर्फ ड्रामा रह गया, काम भी खत्म हो गया। किरण, 6 रोज़ हो चुके हैं और 6 रोज़ से इंतज़ामिया की जानिब से सिर्फ मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रामे ही हमें नज़र आ रहे हैं और हम जो है वो हकीकत का पर्दा फाश भी करते आ रहे हैं। रात हो जाती है, मगरिब होते ही ये कहा गया है हमसे, 6 दिन से यही कहा जा रहा है कि 24 घंटे काम हो रहा है और 24 घंटे का यकीनन एक तरह से ड्रामा ही लगता है, क्योंकि जब अगर रात में काम हो रहा है तो इंतज़ामिया की जानिब से कैमरामैन आखाएंगे कि इस बिल्डिंग में अंधेरे को ख़त्म करने का कोई इंतज़ाम क्यों नहीं किया गया, लाइट का इंतज़ाम क्यों नहीं किया गया। ये सवाल उठते हैं कि हुज़ूर इस अंधेरे में काम किस तरह करते हैं 24 घंटे। दिन में तो समझ आता है कि काम करते हैं, लेकिन रात के वक्त जब अंधेरा हो जाता है तो मजदूर हथौड़े कैसे चलाते होंगे, किसी भी तरह का जो है वो हादसा भी रूनुमा हो सकते हैं। क्या इंतज़ामिया ने ये नहीं सोचा? और सलमान, वो जो 400 लोगों की बात थी, अंधेरे में तो नहीं गिना जा सकता, दिन में 400 मजदूर दिखाई दे रहे थे। किरण, हम 6 रोज़ से यही बता रहे हैं कि इंतज़ामिया की जानिब से तो कहा जाता है कि 400 मजदूर काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 100 से ज़्यादा मजदूर काम नहीं कर रहे होंगे। तादाद बढ़ाई ज़रूर गई है, लेकिन 60-65 से 100 या 110 ज़रूर हो गई होगी। लेकिन यहाँ पर मजदूर यकीनन जब दिन में नज़र कम आते हैं तो रात में तो बिल्कुल ही नज़र नहीं आते। 1-2 मजदूर हमें सिर्फ चलते फिरते नीचे के फ्लोर में ज़रूर नज़र आते हैं, लेकिन हथौड़ों की आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती, क्योंकि अंधेरा है और 24 आवर्स का ये ड्रामा है जो कि कमिश्नर कराची और उनके मातहत जो नुमाइंदे हैं उनकी जानिब से रचाया जा रहा है। और 6 रोज़ से यही मुख्तलिफ ड्रामे जो है वो हम सामने ला रहे हैं नाजरीन के भी, और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं कि इसको जो है वो 1 हफ्ते में जो है वो गिराया जाए इमारत को। आज हमने असिस्टेंट कमिश्नर आसमा बतूल से भी सवाल किया, तो वो इस सवाल का जवाब देने के बजाय उन्हें जो है वो किनारा कशी इख्तियार करने में ज़्यादा बेहतर समझा और वो कुर्सी से उठ के चली गई, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। और जवाब कैसे देंगी, क्योंकि जब 400 मजदूर लगेंगे तो इस इमारत का काम जल्द से जल्द होगा, जल्द से जल्द ये इमारत गिर सकेगी। जब मजदूर 100 या 110 मजदूर होंगे तो ये इमारत कैसे गिरेगी? ये सवाल है जो हम करते रहते हैं और करते रहेंगे जब तक ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर मुकम्मल तौर पर कमिश्नर कराची आला अदालत की हिदायत की रोशनी में, अहकामात की रोशनी में काम कैसे किया जा रहा है यहाँ नस्ला टावर पर, ये सलमान बता रहे थे। मामले में क्या ट्विस्ट आ रहा है वो भी हम आपको बता देते हैं। एक तरफ है रिहायशी यूनिट्स के गैर कानूनी तौर पर बनने का मामला, और दूसरी डेवलपमेंट इस बड़े मसले के अंदर ये आई है कि सिंध हुकूमत ने खिलाफे ज़ाबिता रिहायशी तामीरात को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने का फैसला कर लिया है। रिहायशी यूनिट्स को एक बार रेगुलराइज करने के लिए ऑर्डिनेंस लाया जाएगा। ज़राए कहते हैं मुजव्वज़ा ऑर्डिनेंस में कसीरुल मंजिला रिहायशी इमारतों को बाद शराइत और जुर्माने इस सब के साथ में रेगुलराइज किया जाएगा। बिल्डर की गलती है उसको देखा जाएगा, अलॉटीज ने ध्यान नहीं दिया, पेपर्स चेक नहीं किए, उस इलाके के बारे में मुकम्मल मालूमात नहीं ली, या फिर उनको चूना लगा और उनके साथ में ये सब कुछ हो गया, उनकी जमा पूंजी का भी ख्याल किया जाएगा। सिंध हुकूमत इस सिलसिले में भी काम कर रही है। आगे बढ़ते हैं। लाहौर में आसमा जहांगीर सेमिनार की गूंज अब तक बाकी है। जहलुम में यूनिवर्सिटी की तकरीब से खिताब में वजीर आजम ने कहा, जिस तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस बुलाए गए उसका चीफ गेस्ट ऐसे शख्स को रखा गया जिसे उसी सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक का पैसा चोरी करने पर सजा दे रखी है। इमरान खान ने कहा कि करप्शन को बुरा ना समझकर मैसेज दिया जाता है कि डाका मारना है तो बड़ा डाका मारो। हमारा जो सबसे बड़ा मसला लीडरशिप, कैरेक्टर लीडर का वो नहीं है। कभी भी एक खुद गर्ज आदमी लीडर नहीं बन सकता। लीडर हमेशा अपनी जात से निकल के बड़ा सोचता है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, नेल्सन मंडेला अपनी आप को कुर्बान कर देते हैं अपनी कौमों के लिए। कभी बुज़दिल इंसान लीडर नहीं बन सकता। मदीना की रियासत कुरान की आयत के ऊपर था, अमर बिल मारूफ, अच्छाई को उठाओ और बदी को खत्म करो। एक माशरा जो होता है वो उसकी बुनियाद इस पर रखी जाती है। अभी एक हाल ही में सेमिनार हुआ, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजेस बुलाए गए, लेकिन चीफ गेस्ट उसको बुलाया गया जिसको उसी सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक का पैसा चोरी करने की सजा दी, और वो झूठ बोल के मुल्क से बाहर भागा हुआ है। जब आप बुराई को बुराई नहीं समझते, जब आप करप्शन को बुराई नहीं समझते, हम ये मैसेज देते हैं कि डाका मारना तो बड़ा डाका मारना, तो उस माशरे में मेहनत कौन करेगा? माशरा तो तबाह हो जाता है। आपको एटम बम मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती उस माशरे की जिसकी मोरालिटी खत्म हो जाती है।
बड़ी बेज़ाब्तियां देखी गई। यूटिलिटी स्टोर्स की जानिब से ब्लैक लिस्टेड फ्लावर मिल से आटा खरीदने का इंकशाफ हुआ। अवामी रिलीफ के नाम पर गैर मयारी घी, महंगी चीनी भी खरीदी गई। सारिफीन को 1 अरब 40 करोड़ रुपए का गैर मयारी घी और कुकिंग ऑयल खिलाया गया। शकील अहमद रिपोर्ट कर रहे हैं। गैर मयारी आटा हो या मुजरे सेहत घी, खाना तो आवाम ने है हमारी बला से। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने आवाम की सेहत का ख्याल किया, ना ही कौमी खजाने का। 2 ब्लैक लिस्टेड कंपनियों बाबा फ्लावर मिल्स और न्यू अरकज़ई ट्रेडर्स से 7 करोड़ 71 लाख का आटा खरीद कर आवाम को खिला दिया। ऑडिटर जनरल ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के हुकाम की बेहिस्सी और सरकारी खजाने के बेदरेग इस्तेमाल का भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट 1 अरब 40 करोड़ रुपए का गैर मयारी और मुजरे सेहत घी और कुकिंग ऑयल खरीद कर भी आवाम की सेहत से खिलवाड़ किया गया। 3 लाख मैट्रिक टन चीनी बर वक्त न खरीदने से भी कौमी खजाने को 1 अरब 37 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मार्केट रेट से 3 रुपए 24 पैसे महंगी चीनी खरीदने से कौमी खजाने को 10 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। हुकूमत से सब्सिडी के नाम पर 7 करोड़ 82 लाख रुपए अलग से वसूल किए गए। ऑडिट हुकाम के मुताबिक कोरोना वबा के दौरान यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन को 10 अरब रुपए की खुसूसी ग्रांट मिली, जिसमें से 5 अरब 20 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तियां सामने आई। ऑडिटर जनरल ने जिम्मेदारों का तयन करके इदारे का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बेहतर बनाने, ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम और 4 साल से ज़ेरे इल्तवा एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम नाफिज करने की सिफारिश कर दी। और महंगे फर्नेस ऑयल की दरामद में कमी के फैसले ने पाकिस्तान रेलवेज को बड़े मुआवजे से महरूम कर दिया। नून लीग के दौर में होने वाले फैसले से रेलवे की आमदन में अरबों रुपए की कमी आई। वहाब कामरान रिपोर्ट करेंगे। महंगा फर्नेस ऑयल मईशत पर बोझ बनने लगा तो 2017 में नून लीगी हुकूमत ने इसकी दरामद में कमी का फैसला किया। फैसले के बाद इसकी तरसील से अरबों रुपए कमाने वाले पाकिस्तान रेलवेज की आमदन पर तो बड़ा कट लग गया। सालाना 5 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। पेट्रोलियम डिवीजन की दस्तावेजात में तफसीलात सामने आ गयी। दस्तावेजात में बताया गया है कि इस पॉलिसी से रेलवे के पाकिस्तान स्टेट ऑयल के साथ ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस पर मनफी असरात पड़े। रेलवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो बनाया ही फर्नेस ऑयल की तरसील के लिए गया था। माली साल 2016-17 में मजमूई तौर पर 11 लाख मैट्रिक टन फर्नेस ऑयल की तरसील हुई। 2017 के बाद फर्नेस ऑयल की दरामद बतदरीज कम होती गई। साल 2017-18 में रेलवे ने 6 लाख, 2018-19 में 74,000 और 2019-20 में सिर्फ 249 मैट्रिक टन फर्नेस ऑयल की तरसील की। दस्तावेज में मजीद बताया गया कि रेलवे ने गुज़श्ता माली साल सिर्फ 185 मैट्रिक टन फर्नेस ऑयल की तरसील की, जबकि PSO से मुआहदे के मुताबिक रेलवे ने हर साल 20 लाख मैट्रिक टन फर्नेस ऑयल की तरसील करना थी। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। सिंध में CNG स्टेशन की बात करेंगे। CNG 2.5 माह बंद रहेगी। सूई सदन का 1 दिसंबर से CNG स्टेशन को गैस फराहमी बंद रखने का फैसला। तर्जुमान के मुताबिक घरेलू सारिफीन की जरूरत को पूरा करने के लिए ही ये फैसला किया गया। CNG स्टेशन एसोसिएशन ने इस इक़दाम को जुल्म करार दिया। मौसम सरमा में गैस की किल्लत को जवाज बनाकर सिंध भर में CNG स्टेशन 1 दिसंबर से 2.5 माह के लिए बंद करने का फैसला कर लिया गया है। लेकिन कराची के बेशतर सार्फिन कहते हैं उन्हें CNG की बंदिश से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो गाड़ियों और रिक्शों में पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोल पे चलता है सर, नहीं चलता। CNG बंद होने 2.5 महीने के लिए सुना आप? और बेहतर हो जाएगा। ये वैसे भी इतनी महंगी हो गई, पेट्रोल के बराबर हो गई है। अगर तो मैं तो पेट्रोल ही डलवा रहा हूँ काफ़ी अर्से से, तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे भी। सार्फिन तो CNG की बंदिश से ज्यादा परेशान नहीं है, लेकिन CNG के कारोबार से वाबस्ता अफराद जरूर फिक्रमंद हैं। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन सिंध जोन के कोऑर्डिनेटर समीर नजमुल हसन ने फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अब मेरी तो समझ से बाला तर है बिल्कुल कि 2.5 माह के लिए अगर आपने एक सेक्टर को बंद कर दिया जिसका जो रॉ मटेरियल है वो गैस है और गैस से ही उसने आगे अपना काम चलाना है, तो वो फिर उसके बाद 2.5 महीने के बाद उस सेक्टर के अंदर बचेगा क्या? SSGC के मुताबिक गैस की बंदिश का फैसला घरेलू सार्फिन की जरूरियात पूरी करने के लिए किया गया है। सर्दियों में जनरल इंडस्ट्रीज के बिजली घरों को भी गैस की फराहमी बंद कर दी है। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। CNG स्टेशन की बंदिश सिंध के साथ ज्यादती है। वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख ने इल्जाम लगाया कि सूबे के अवाम को दीवार से लगाया जा रहा है। CNG एसोसिएशन के रहनुमा गयास पराचा का कहना है कि 450 अरब रुपए की इंडस्ट्री को तबाह किया जा रहा है। CNG स्टेशन की बंदिश के फैसले पर सिंध हुकूमत बरहम। सूबाई वजीर इम्तियाज शेख ने इक़दाम को सूबे के साथ ज्यादती करार दे दिया। इल्जाम लगाया कि इस्लामाबाद में बैठे बाबू अवाम दुश्मन फैसले कर रहे हैं जो किसी सूरत कबूल नहीं। जानबूझकर सिंध के लोगों को सजा दी जा रही है वोट न देने की,
और उनको मतलब इतना तंग किया जा रहा है, दीवार से लगाया जा रहा है। पता नहीं क्या करने जा रहे हैं मतलब हमाद अजहर साहब और उनकी टीम जो है। वज़ीर आज़म नोटिस भी नहीं और नोटिस देते हैं तो मतलब होता कुछ नहीं है, अगर कहते भी हैं तो। CNG एसोसिएशन के ओहदेदार गयास पराचा ने फैसले को गैर मुनसिफाना करार दिया। कहा 450 अरब की इंडस्ट्री को तबाह किया जा रहा है। जो लोग गैस के पूरे पैसे देते हैं उनसे ये गैस ले रहे हैं। इतने ज्यादा लोगों को रोजगार देते हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किसी किस्म की मशावरत नहीं की। लोगों को तनख्वाहें कहाँ से देंगे? लोगों पे एक्शन करना चाहिए। जो गैस की इम्पोर्ट में ना रुकावट बने हुए हैं उनको तब्दील किया जाए। गयास पराचा ने कहा कि हुकूमत को CNG स्टेशन की बंदिश के बजाय दीगर ऑप्शन पर गौर करना चाहिए था। उन्होंने पूछा कि अब हम अपने घर कैसे चलाएं? और अब मामला NA 133 का, जहां पीपल्स पार्टी ने वोटों की मुबैना खरीदो फरोख्त करने वालों को सामने लाने का मुतालबा कर दिया। राजा परवेज अशरफ कहते हैं PP उम्मीदवार चंदे जमा करके बैनर्स और झंडे बनवाते हैं, हम पर वोटों की खरीदारी की तोहमत नहीं लगाई जा सकती। हसन मुर्तजा ने सवाल उठाया कि 5000 वोट लेने वाली जमात 95,000 वोट कैसे खरीद सकती है। ये जो पैसे बांटने का है वीडियो तो मैंने भी देखी है। पीपल्स पार्टी हमेशा इसका शिकार रही है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। इलेक्शन कमीशन में मामला चला गया है। हमारी भी ख्वाहिश है कि इसका खोज लगाया जाए। हम अपने तौर पर भी लगा रहे हैं। हमारे उम्मीदवार हैं वो सफेद पोश मिडिल क्लास के लोग हैं। हम लोग तो चंदा इकट्ठा करके तो ये जो बैनर्स और झंडे बनाते हैं, ये तोहमत पीपल्स पार्टी पर नहीं लग सकते जी। अगर कोई कोशिश भी करेगा तो नहीं लगा सकेगा कि हमने किसी की वोट खरीदी है। हमने कभी किसी का ज़मीर नहीं खरीदा। किसके पास आती हैं और कौन ज़्यादा रिलीज करती है ये सारों को पता है। ये समझता हूँ कि वो वीडियो वाली माई कहना दे ना नहीं ले दे। वीडियो जो भी रिलीज करता है वो सारी कौम को पता है। अपने बुजुर्गों को छुड़ाने के लिए PMLN ने भी वीडियोस और ऑडियोज का ही सहारा लिया है। कहीं पर ये माना जा सकता है कि एक जमात 5000 वोट लेने वाली वो 95,000 वोट खरीद के 1 लाख वोट पूरा करेगी। रोटेशन पॉलिसी के तहत सिंध पुलिस के 11 अफसरान के तबादलों का मामला, विफाक और सिंध एक बार फिर आमने सामने आ गए। वजीर आला सिंध ने तमाम DIGs और PAS अफसरान को चार्ज छोड़ने से रोक दिया। बात कर लेते हैं, संजय साधवानी हमारे साथ हैं। संजय, अब जब तक अगला हुक्मनामा नहीं आ जाता इन अफसरान को क्या करना होगा? जी बिल्कुल, एजुकेशन डिवीजन से वजाहती नोटिस मिलने के बाद ये अफसरान परेशान थे और अपना चार्ज छोड़ना चाहते थे, लेकिन वजीर आला सिंध ने इन्हें हुक्म दे दिया है कि जब तक नया हुक्मनामा मेरी तरफ से ना आए आपको ओहदे नहीं छोड़ने। इनमें 4 PS अफसरान हैं, जबकि 7 सिंध के DIGs हैं। 11 19-20 ग्रेड के ये अफसरान हैं जिन्हें वफाकी हुकूमत की जानिब से सिंध के निकाल कर KPK और वफाक में बुलाया लिया गया है, लेकिन इन अफसरान को सिंध हुकूमत रिलीव करने को तैयार नहीं। वज़ीर आला सिंध ने इन अफसरान को ये हुक्मनामा जारी किया है कि मेरे अगले हुक्म तक आपने ओहदे नहीं छोड़ने और अपनी तमाम जो जहाँ पर आप तैनात हैं वहाँ पर अपना काम जारी रखें। जी संजय, तफसील के लिए शुक्रिया। अहम समात की बात करते हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो जिनके केसेस से मुताल्लिक है, वो अदालत नहीं आए तो हम किस कानून के तहत तहकीकात की दरख्वास्त सुने? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अहम सवालात उठा दिए। सदर सिंध हाई कोर्ट बार की दरख्वास्त के काबिल समात होने पर अटॉर्नी जनरल से भी मुआविनत लेने के लिए 8 दिसंबर को तलब कर लिया। सुहेल रशीद रिपोर्ट करेंगे। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार की मुबैना ऑडियो टेप की हकीकत जानने के लिए कमीशन कायम करने की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्लाह ने अहम सवालात उठा दिए। रिमार्क्स दिए मुख्तलिफ सियासी कुव्वतें मुख्तलिफ बयानिए बनाती हैं मगर अदालत नहीं आती। जब वो अदालत नहीं आते तो फिर देखना है कि नीयत क्या है। मुबैना ऑडियो टेप ज़ेर इल्तिवा अपीलों वाले एक केस से मुतल्लिक है। मुतासरा फरीक ने मामला अदालत लाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। सोशल मीडिया पर कुछ भी वायरल हो जाता है, हम किस किस की इंक्वायरी कराएंगे। अतहर मिनल्लाह ने इस्तफसार किया, चीफ जस्टिस की ऑडियो रिकॉर्ड करने की सलाहियत किसके पास है? उन्होंने ये रिलीज की या अमेरिका में बैठे किसी शख्स ने? क्या हम उनके हाथ में खेलें जिन्होंने ये किया? फर्ज करें ऑडियो टेप दुरुस्त भी है तो असल क्लिप कहाँ है और किसके पास है? ऐसी तहकीकात से कल कोई भी नया क्लिप लाकर कहेगा तहकीकात करें। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा, जुडिशल एक्टिविज्म से अदलिया का पहले ही बहुत नुकसान हुआ। ऐसे मामले में बिला वजह नहीं पड़ना चाहिए जो फ्लड गेट खोल दे। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को 8 दिसंबर को मुआवनत के लिए बुला लिया, करार दिया। ब्रेक के बाद ये बताएं कि तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर का कहना है कि NA 133 में जो वीडियो सामने आई
वो वोट को इज्जत दो का DNA टेस्ट है। कीमे वाले नान और बिरयानी की प्लेट से काम चलाने वालों को 2000 देना पड़ रहा है। शाही खानदान का सारा सफर खरीदो फरोख्त पर मबनी है। हमें किसी से कोई खतरा नहीं। ये खतरा, ये नर्वसनेस, ये पसीने सिर्फ मुस्लिम लीग नून को आ रहे हैं। तो उन्होंने अपना वोटों का सहूलत काउंटर खोल दिया है कि बासहूलत आके अपना वोट बेचें और घरों को जाएं। जो ये कीमे के नान और बिरयानी की प्लेटें खिला के किया करते थे, आज 2000 रुपया इनको देना पड़ रहा है। अभी ये कहते हैं कि जी मीडिया के इश्तिहारात बंद कर दो। वो अब ये भी नहीं चाहते कि मीडिया दोनों तरफ के फैक्ट्स दिखाए। उनका गिला ये है कि आप दोनों तरफ के फैक्ट्स क्यों दिखा रहे हैं? आप तो सिर्फ हमारी बात करें। अगर शाही खानदान की तारीख से वाकिफ हैं, इनका पूरा सियासी सफर खरीदो फरोख्त में गुजरा है। जब टेक्नोलॉजी की बात होती है, EVM की बात होती है, तो जाहिर है कि वो पुराने धांधली के तरीके ये अब चला नहीं पाएंगे। और साबिक गवर्नर पंजाब और नवाज शरीफ के इंतहाई करीबी साथी सरदार जुल्फिकार अली खोसा के अहम इंकशाफात। बोले शरीफ बरादरान जिन्हें करप्ट कहते थे अब उनके साथ मेज पर बैठे हैं। इमरान खान जो कर रहे हैं वो सियासत नहीं। समा ने पूछा कि कहा जा रहा है कि आपको जरदारी साहब अपनी जानिब ले जाएंगे। कहा कि मैं किसी का नौकर नहीं कि जो जिस जानिब मर्जी चाहे ले जाए। जिन लोगों को ये सबसे बड़ा करप्ट कहते थे और जो लोग इनको सबसे बड़ा करप्शन का वो करते थे पाकिस्तान की सियासत में, आज वो एक ही टेबल पे बैठे हैं। छांगा मांगा कि लेबल तो लग गया इनके ऊपर, तो सारे गए ना, हमें कोई इल्म नहीं था। ये नवाज शरीफ जब तक वो पंजाब में थे उनकी सियासत पसंद की जाती थी। उनकी सियासत वही है जो होनी चाहिए। मैं किसी का नौकर हूँ ले जाएंगे, मेरे उनसे भी ताल्लुकात, उनके वालिद से भी ताल्लुकात थे। ये हाकिम अली खान साहब, मेरे उनसे भी ताल्लुकात अपनी जगह रहेंगे। अगर तोड़ ना दे तो इमरान खान की सियासत है, ये सियासत बनेगी। अपने कैबिनेट मेंबर्स को नहीं मिलता। मैं किसी के इशारे नहीं सुनता। मेरे घर आया वो, तो कितनों के घर गया था। मैं नहीं समझता कि इस वक्त कोई जनरल लीग बन सकेगी। ये बहुत मुश्किल मसला है। शहरियों के मसले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर के MC फहीमुज्जमा की चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी को नया दिन में ऑफर। कहा आए मिलकर सिंध हाई कोर्ट चलते हैं, मुतालिबा करेंगे कि अदालत नस्ला के मसले पर विफाकी इदारे से तहकीकात कराए। बिल्डर मुलव्विस है या सिंध हुकूमत, अदालत तय करे और मुआवजे की अदायगी का हुक्म दे। मोहसिन शेखानी अदालत जाने के लिए तैयार हो गए। साहब को मैं एक पेशकश पेश करता हूँ। मेरे साथ मिलकर एस चेयरमैन आबाद लेट्स गो टू सिंध हाई कोर्ट, आरिफ हसन साहब को और हम एक दो और लोगों को साथ लेते पिटीशन फाइल करते हैं। ये जो नस्ला टार की जिन लोगों ने अप्रूवल्स दी, बिल्डर नहीं इन्वॉल्व है, सिंध मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इन्वॉल्व है, तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध और फेडरल गवर्नमेंट पे करे। मैं बिल्कुल भी राजी हूँ फहीम भाई के साथ। फहीम भाई कल हम डिजाइन करें, हम आपके साथ जाने के लिए तैयार है। इस मुल्क के जो बिल्डर्स हैं वो मिनिस्टर्स हैं। आप मुझे कोई पॉलिटिकल लीडर आप बता दें, उसके साथ जो लगा हुआ बिल्डर है मैं उसका नाम बता देता हूँ। पट्टी पे को पूरा का पूरा किसने किया? बाबर गौरी इन्वॉल्व था। कराची के शहरी उस वक्त तक खसारे में रहेंगे जब तक क्रिमिनल्स इस सूबे पे, इस मुल्क पे हुक्मरान रहेंगे। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक C में गैर कानूनी तामीरात का केस। सिंध हाई कोर्ट का बिल्डर्स, प्लॉट मालिक और SBC अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म, जबकि सील शुदा इमारत को डीसील करने और गैर कानूनी तामीरात पर अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार किया। इससे मुतालिक मजीद बताएंगे इरफानुल हक। सिंध हाई कोर्ट में नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक C में गैर कानूनी तामीरात से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। अदालत ने सील शुदा इमारत डीसील करने और तामीरात पर सख्त बरहमी का इजहार किया। डिप्टी डायरेक्टर SBCA सेंट्रल को झाड़ पिला दी। जस्टिस फैसल कमाल ने रिमार्क्स दिए कि सील शुदा इमारत को डीसील करना क्रिमिनल कार्रवाई है। जस्टिस जफर राजपूत ने पूछा कि SBCA के इंस्पेक्टर्स क्या कर रहे हैं, अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की? आप लोगों की मिली भगत के बगैर गैर कानूनी तामीरात मुमकिन नहीं। अदालत ने कहा, बताएं आपने अपने किस इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की? अब बिल्डर ही नहीं, आप सब के खिलाफ FIR दर्ज होगी।
عدالت نے گراؤنڈ پلس 3 پورشن کی غیر قانونی تعمیرات پر بلڈرز، پلاٹ مالک، SBC افسران کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا۔ ایک اور کیس میں عدالت نے SBCA کو آرام باغ میں غیر قانونی تعمیرات سے روکنے کے خلاف درخواست مسترد کر دی۔ درخواست گزار نے گلی کا 6 فٹ حصہ گھر میں شامل کر کے حکم امتناع لے رکھا تھا۔ عدالت نے کہا کہ ہم حکم امتناع ختم کر رہے ہیں، جا کر کارروائی کریں، کسی کو غیر قانونی تعمیرات کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ عرفان الحق، سما، کراچی۔ جماعت اسلامی نے سندھ حکومت کے بلدیاتی ترمیمی بل کے خلاف 1 دسمبر سے احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا 12 دسمبر کو کراچی بچاؤ مارچ ہوگا، تعصب کی سیاست کو ختم کرنا پڑے گا۔ پاکستان کی معیشت کراچی پہ چلتی ہے اور سندھ کی معیشت تو 98% کراچی پر چلتی ہے۔ آپ کو اگر دبائیں گے تو اس کا رد عمل ہوگا۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم تحریک چلا رہے ہیں۔ 1 دسمبر کو بروز بدھ شہر میں 11 بڑے چوراہوں پر دھرنے ہوں گے۔ 3 دسمبر کو پورے شہر میں یوم سیاہ منایا جائے گا۔ 12 دسمبر کو ایک بہت بڑا کراچی بچاؤ مارچ منعقد کیا جائے گا، اور یہ جو وڈیرا شاہی قبضہ کرنے کا کالا قانون بنایا ہے پیپلز پارٹی نے، اس کے خلاف یہ عوام کا جو ہے وہ ایک بہت بڑا یکجہتی کا اظہار ہوگا۔ آپ ہمارا حق ہمیں دیں، آپ نفرتیں پروان نہ چڑھائیں، اپنی گندی سیاست ختم کریں۔ یہ تعصب والی سیاست کو آپ کو ختم کرنا پڑے گا، اور آپ چاہتے ہی یہ ہے کہ یہاں پر لوگ اس سندھی مہاجر کی بنیاد پر تقسیم ہو، کہ آپ جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں تاکہ صوبے میں منافرت پھیلے۔ پیپلز پارٹی کی دکان یہ ہے کہ وہ تعصب پیدا کرے اور فائدے اٹھائے، MQM کی دکان یہ ہے کہ یہ شوشہ چھوڑے۔ پیپلز پارٹی اپنی استائیت کا مظاہرہ کر رہی ہے، اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ اتنی کمزور اپوزیشن اس کو یہاں پر دستیاب ہے۔ یہ کراچی کے لوگوں کو غلام بنانے کا جو نظام ہے، اس کو ہم قبول نہیں کر سکتے۔ بولو کراچی میں آج بات ہوگی لیاقت آباد نمبر 1 کی سپر مارکیٹ کی، جہاں سیوریج کے گندے پانی نے عوام کی ناک میں دم کر رکھا ہے۔ ایک شہری نے سنگین مسائل کے حل کے لیے آواز اٹھائی ہے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ میرا نام محمد ابراہیم ہے، میری دکان یہاں پر ہے، برابر میں میری دکان ہے، اور یہاں پر کوئی گراہک آنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ گندگی دیکھیں آپ لوگ، نہ چلنے کو ہے نہ پھرنے کو ہے، اتنے زیادہ برا ہے ہر گلی کا حال، اتنے زیادہ برا ہے، کچرا ہی کچرا ہے، کوئی گندی گلی میں آپ آ جا نہیں سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ اپنے گھر جانے کے لیے ہمیں 2 قدم کے لیے جانے کے لیے موٹر سائیکل کا استعمال کرنا پڑتا ہے، پیدل ہم کہیں جا نہیں سکتے۔ اپنے مطلب کے لیے آتے ہیں سب، ساری سیاسی جماعتیں آتی ہیں، چراغ لے کے ان لوگوں کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، DC آفس کے چکر لگائیں، طرح طرح کے اداروں میں ہم لوگ چکر لگاتے ہیں، لیکن کوئی حال ہمارا سنتا نہیں ہے، آپ صاحب اپنی گاڑی لے کر آئیں، ساتھ میں ایک چھوٹی بھی لائیں تاکہ آ سکے اندر، کیونکہ یہ بڑی گاڑی نہیں آ سکتی ہے۔ اسکوٹر ضرور لائیں ساتھ اپنے۔ ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے ہم لوگوں کی، بہت اپیل ہے کہ ہمارا خیال کیا جائے تاکہ ہم لوگ سکون سے رہیں۔ سرکاری ملازمین کی برطرفی سے متعلق کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت کا موقع۔ متاثرہ ملازمین کی بڑی تعداد عدالت کے باہر موجود رہی۔ کسی نے نعرے لگائے، کسی نے پلے کارڈ اٹھایا، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تلاوت کی گئی، دعائیں مانگی گئیں۔ شہزاد علی رپورٹ کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے 17 اگست کے حکم پر برطرف 16,000 سرکاری ملازمین کی بحالی کے لیے عدالت عظمیٰ میں نظرثانی درخواست کی سماعت ہوئی۔ اپنے مستقبل کے لیے پریشان متاثرہ ملازمین عدالت کے باہر جمع ہوئے۔ متوقع احتجاج سے نمٹنے کے لیے انتظامیہ نے سیکیورٹی انتظامات سخت کر دیے، لیکن یہاں تو نہ کوئی نعرے بازی ہوئی نہ دھکم پیل۔ انتظامیہ کے سب خدشات غلط ثابت ہوئے۔ پلیک کارڈز کی جگہ کسی نے ہاتھ میں تسبیح پکڑی تو کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرتا نظر آیا۔ دعائیں مانگتے ملازمین کہتے ہیں یہ ملک ہمارا اپنا وطن ہے، نقصان پہنچانے کا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں۔ پریشانیوں کی گھڑی تو ہے، امتحان کی گھڑی تو ہے، لیکن ہم نے اس کو اس انداز سے لیا کہ اس میں سے خیر ڈھونڈی جائے۔ یہ ملک ہمارا ہے، اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے، اور یہاں پہ ڈسپلن کا مظاہرہ کرنا ہے، اور یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم ایک سچے اور مخلص پاکستانی ہیں۔ جو کریٹیکل سچویشن ہے آج ہمارے گھرانوں کی، فائنینشلی ہمیں صرف اور صرف ہمارا حق ہمیں دیا جائے۔ یہ ہماری ایج ہے اس طرح سڑکوں پہ بیٹھنے والی۔ عدالت نے فریقین کے وکلا کو تحریری دلائل جمع کرانے کی ہدایت دیتے ہوئے سماعت 1 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ یہ بھی واضح کیا کہ گزشتہ سماعت پر دیا گیا عبوری حکم برقرار رہے گا۔ ملازمین بھی پرامن طور پر اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ کیمرہ مین ایاز عباسی کے ساتھ شہزاد علی، سما، اسلام آباد۔
اور لاہور چڑیا گھر میں جانوروں کے لیے خوراک کی کمی ہے یا پھر جانور بوجھ بن گئے ہیں؟ انتظامیہ ایک بار پھر 6 نسلوں کے 8 مختلف جانوروں کو دوسرے شہروں کے چڑیا گھروں میں منتقل کرنے لگی۔ لاہور سے عائشہ عطا رپورٹ کریں گی۔ لاہور چڑیا گھر بچوں کی تفریح کا مقام۔ چھوٹی دنیا کا دل بہلانے والے یہ بے زبان جانور اب انتظامیہ پر بوجھ بننے لگے۔ ذرائع کے مطابق لاہور چڑیا گھر سے جانوروں کو دوسرے شہروں کے چڑیا گھروں میں منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ افریقن شیروں کا جوڑا، ایک نر سفید شیر، مادہ شتر مرغ، نر کالا ریچھ، زیبرا اور فیلو ڈیئر کو یہاں سے منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انتظامیہ نے ان جانوروں کو اضافی قرار دیا ہے۔ یہ جانور ڈیرہ غازی خان، مری اور سفاری زو میں منتقل کیے جا رہے ہیں۔ عائشہ عطا، سما، لاہور۔ افسوسناک خبر، پب جی گیم کے ذریعے دوستی ہوئی، لڑکی کراچی سے لاہور پہنچی جس کے بعد اسے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ مزید بات ہوگی، سما کے نمائندے ریاض احمد ہمارے ساتھ ہیں۔ ریاض، سارے کا سارا معاملہ کیا ہے؟ پولیس میں یہ بات گئی ہے اب؟ جی بالکل، یہ نوجوان لڑکی ہے جو کراچی سے، اس نے ایک پب جی گیم کے ذریعے اس کی ایک نوجوان سے دوستی ہوئی اور پب جی گیم جو ہے وہ اس کو مہنگی پڑ گئی۔ پب جی گیم کے ذریعے جب دوستی ہوئی تو لڑکے نے اس کو شادی کا جھانسا دے کر لاہور بلایا اور لاہور بلا کر اس سے زیادتی کی مبینہ طور پر 3 روز تک اس سے زیادتی کرتا رہا اور اس کے بعد لڑکی کو ریلوے اسٹیشن پر چھوڑ کر روپوش ہو گیا، جس کے بعد ایک گینگ وہاں سے اس لڑکی کو شمالی چھونی کے علاقے میں ایک گیسٹ ہاؤس میں لے جاتا ہے۔ وہاں پر وہ اس سے اجتماعی زیادتی کرتے ہیں۔ لڑکی وہاں سے بغیر دوپٹے اور ننگے پاؤں بھاگ کر تھانے پہنچتی ہے اور وہاں پر جا کر ساری رودات بتاتی ہے، جس کے بعد پولیس اس کے خلاف مقدمہ درج کرتی ہے۔ تاہم لڑکی جو ہے وہ اس وقت واپس پولیس کے مطابق کراچی جا چکی ہے، جبکہ ملزمان جو ہیں وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکے۔ جی ریاض، بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اور اسلام آباد کے F9 پارک میں ہنرمند کاروباری خواتین کے لیے میلہ سجایا گیا۔ شاندار فیسٹیول کے سارے رنگ آپ کے سامنے رکھتے ہیں ارم خان کی رپورٹ میں۔ گھریلو کاروباری خواتین کے کام کو فروغ دینے کے لیے خوبصورت فیسٹیول کا آغاز کیا ہوا۔ اسلام آباد کا F9 پارک مینا بازار بن گیا، کہیں دستکاری کے شاہکار ملبوسات تو کہیں گھریلو سجاوٹ کا سامان، سکن کیئر اور کاسمیٹک مصنوعات سے کھانوں تک خواتین کو اپنی تیار کردہ اشیاء کی نمائش کا موقع ملا، بالکل مفت۔ ہم جہاں سے جس وقت جانے لگتے ہیں تو ہمارے پاس کم سے کم 1 اور زیادہ سے زیادہ 5 بڑے آرڈر ہمیں مل چکے ہوتے ہیں کہ اگلا 1-1.5 مہینہ ہم انہیں آرڈر کو کمپلیٹ کرنے میں ٹائم لگا دیتے ہیں۔ جتنی بھی خواتین ہیں ان کو یہ بینیفٹ ہے کہ ان کو ایک پلیٹ فارم ملا ہے کہ وہ اپنی چیزیں سیل کریں اور اپنے بزنس کو پروموٹ کریں۔ حکومتی نمائندوں نے پاکستانی خواتین کے ہنر کو سراہا تو اسے ملکی معیشت کے لیے بھی سود مند قرار دیا۔ جو پاکستان کی خواتین ہیں بہت سارا پاکستان کی اکانومی میں اپنا انپٹ اور اپنا ایک سکلز کے ذریعے انہینس کر رہی ہیں۔ جتنے بھی اسمال میڈیم انٹرپرائزز ہیں پاکستان کے اندر، ایک بہت بڑی تعداد خواتین کی وہاں کام کرتی ہے۔ F9 پارک میں سجے فیسٹیول کا بنیادی مقصد کاروباری خواتین کی حوصلہ افزائی کے ساتھ دیگر خواتین کو ترغیب دینا بھی تھا۔ ہیڈ لائنز ہوں گی بریک کے بعد، دیکھتے رہیے سما۔